बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? देखो, अगर हम लोग सबसे पहले इसके वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं तो इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज और स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट, मतलब चार्ज एट रेस्ट। मतलब इस फिजिक्स के इस ब्रांच में, जैसा कि मैंने लिखा है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये एक फिजिक्स का एक ब्रांच है। फिजिक्स के इस ब्रांच में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर चार्ज जब रेस्ट की हालत में होता है तो उस वक्त चार्ज क्या क्या कर सकता है, चार्ज के अंदर क्या क्या खूबियां पाई जाती है, चार्ज क्या क्या बिहेवियर, क्या क्या प्रॉपर्टी, क्या क्या नेचर शो करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अब चूंकि ये चार्ज जब रेस्ट की हालत में होता है तो वो इतने सारे करामात, इतने सारे चमत्कार दिखाता है कि उसे मुकम्मल तौर पर पूरी तरीके से पढ़ने के लिए एक चैप्टर कम पड़ गया। एक दो चैप्टर में ये बात पूरी ना हो पाई, इसलिए क्या किया गया कि चार्ज की इस खूबी को एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, पूरी तरह से समझाने के लिए, बताने के लिए फिजिक्स में एक अलग ब्रांच बना दिया गया जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअल में क्या है? ये एक चैप्टर नहीं है बल्कि फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स के बारे में लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे। अब ये चार्ज जब रेस्ट की हालत में होता है तो क्या क्या करता है, ये हम लोग सारी बातें आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें चार्ज के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डेफिनेशन के बारे में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट की हालत में होता है तो उस वक्त जो हम लोग स्टडी करते हैं, जब डील करते हैं उसके साथ, तो उसे ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब चूंकि बच्चों यहाँ पर एक नोट भी मैंने लिख रखा है कि ये सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर जहाँ जहाँ हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं या करेंगे, वो सारा एक्सपेरिमेंट हम लोग ड्राई डे में करेंगे। क्योंकि एक्सेस मॉइस्चराइजर में क्या होगा कि वो एक रास्ता बनाएगा, लीकेज बनाएगा चार्ज के फ्लो होने के, चार्ज के निकल जाने के लिए। और चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि चार्ज जब रेस्ट की हालत में होता है तब उस वक्त वो क्या क्या कर सकता है, तो जाहिर बात है चार्ज को रेस्ट में रखना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो ड्राई डे में करते हैं। अब बच्चों, चूंकि यहाँ पर हम लोग काफ़ी देर से ये कह रहे हैं कि चार्ज एट रेस्ट ये करता है, चार्ज के अंदर ये खूबी वो खूबी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों ने ये नहीं समझा कि चार्ज क्या होता है। क्योंकि ये सारी खूबियाँ जो कुछ हम लोग देखने वाले हैं, जो कुछ पढ़ने वाले हैं, वो चार्ज के बेस पर है। तो जाहिर बात है सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि चार्ज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो देखो, जिस तरीके से हर मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मास होता है, इसी तरह हर मैटर के पास एक और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है जिसे हम लोग चार्ज कहते हैं। तो चार्ज हर मटेरियल के अंदर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब चूंकि चार्ज कभी शो होता है और कभी नहीं होता, कभी हम लोगों को किसी मैटर में चार्ज दिखता है और कभी नहीं दिखता, तो ये अलग बात है। लेकिन मास की तरह चार्ज भी एक मैटर का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं। दूसरी, अगर हम लोग चार्ज को डिफाइन करना चाहें तो चूंकि हर चीज़ को, किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम लोग दो तरीके का रास्ता लेते हैं। या तो उसकी अच्छाई बयान कर देते हैं कि भाई इसके पास ये, या फिर हम ये यूं कह सकते हैं कि ये काम कर सकता है। किसी को भी डिफाइन करना हो तो हम लोग उसे उसके काम से, उसके वर्क से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बात है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन का एडिशनल प्रॉपर्टी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग बात करें मास के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन का खुद का भी मास होता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। हर मैटर के पास अपना एक मास होता है, हर मैटर के पास मास होता है और वो उसका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। उसकी वजह से, मास की वजह से हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात किया था कि दो मास के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा है हम लोगों ने क्लास 11 में। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मास के अलावा इलेक्ट्रॉन के पास एक और प्रॉपर्टी पाया जाता है, एक और खूबी पाई जाती है, एक और चीज होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक अलग से प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन के पास, which give rise to electric force between two electrons is called electric charge। जिसकी वजह से क्या होता है? दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रॉन यूज किया गया है, तो हम लोग बात कर रहे हैं कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्शन में आता है, फोर्स काम में आ जाता है, फोर्स लगना शुरू हो जाता है। लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं
कि फोर्स मास की वजह से लगता है, इसलिए यहां पर क्लियरली मेंशन किया जा रहा है कि मास के अलावा इलेक्ट्रॉन में और भी एक फोर्स काम करता है जो कि किसी और चीज की वजह से होता है, और वो क्या है, वो है चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने को कहा जाए तो हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का एडिशनल प्रॉपर्टी है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, मास के अलावा एक और खूबी है जिसकी वजह से वो फोर्स लगाता है दूसरी चीजों के ऊपर। अब अगर हम बात करें कि चार्ज को हम लोग दिखाते कैसे, तो चार्ज के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं क्यू या स्मॉल क्यू, ये कोई खास बात नहीं है, इसे आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि ये इसी डेफिनेशन के ऊपर अगर हम लोग गौर करते हैं, तो चूंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो दो इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, और जब दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और वो फोर्स किस तरह का होगा, वो फोर्स होगा रिपल्सिव इन नेचर, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन उन दोनों के बीच में आएगा। अब यही रिपल्सिव फोर्स देखने के बाद ये सोचा गया, ये कयास लगाया गया, ये ख्याल आया कि अगर मास मास की वजह से फोर्स होता, दोनों इलेक्ट्रॉन के पास मास है, और अगर फोर्स मास की वजह से होता तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन को जब करीब लाया गया, एक इलेक्ट्रॉन ये और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, जब दोनों इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के करीब लाया गया तो देखा गया कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहा है, और मास की वजह से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो रिपल्सिव फोर्स कैसे आया, ये रिपल्सिव फोर्स किसकी वजह से आया, कौन ला रहा है ये रिपल्सिव फोर्स? तो जवाब मिला कि ये एक अलग प्रॉपर्टी है जिसका नाम है चार्ज, और उसी चार्ज की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम में आता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अच्छा अगर प्रोटॉन प्रोटॉन हुआ तो प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या होता है, दोनों प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसके बारे में हम लोग आगे भी बात कर रहे हैं अभी। तो अगर हम लोग दो प्रोटॉन लेते हैं तो दोनों प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होगा, वो फोर्स भी क्या होगा, रिपल्सिव होगा, एक दूसरे के ऊपर फोर्स जो लगाएगा एक दूसरे को एक दूसरे से दूर भगाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसको इस तरीके से पुश करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसे इस डायरेक्शन में पुश करेगा। तो यहाँ पर भी जो फोर्स काम कर रहा है ये रिपल्सिव इन नेचर है, लेकिन मास की वजह से जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। तो जाहिर बात है ये फोर्स भी मास की वजह से नहीं है, किसकी वजह से, चार्ज की वजह से। तो मास और चार्ज मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बन गया, मटेरियल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बन गया, ठीक। मास भी है और साथ ही साथ अब चार्ज भी हो रहा है। मास क्लास 11 तक हम लोगों ने किया, अब क्लास 12 के शुरुआत में ही आपको बताया जा रहा है कि आप सिर्फ मास को ध्यान में मत रखो, मास के साथ साथ आपको चार्ज के बारे में भी जानना है कि चार्ज की वजह से भी फोर्स एक्शन में आता है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, अब अगर बात करें न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में क्या होगा, तो न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं पाया जाता, इसके पास जो चार्ज होता है वो भी जीरो और इसके पास भी जो चार्ज होता है वो भी जीरो। तो क्या दो न्यूट्रॉन के बीच में, ये एक न्यूट्रॉन है, एक मिनट, ये एक न्यूट्रॉन है इस तरीके से, यस, ये एक न्यूट्रॉन लेते हैं और ये एक न्यूट्रॉन लेते हैं, क्या इन दोनों न्यूट्रॉन के बीच में कोई फोर्स होगा? तो जवाब है चार्ज तो नहीं है। तो चार्ज नहीं है तो क्या फोर्स नहीं होगा? तो चार्ज की वजह से तो फोर्स नहीं होगा, ठीक। तो फिर किसकी वजह से फोर्स होगा? तो इस वक्त जवाब हम लोग देंगे कि अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स पाया जाएगा वो फोर्स इन दोनों के मास की वजह से होगा। तो मतलब न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स पाया जाएगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। अब यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है कि अगर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास की वजह से है, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी तो मास है, तो क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा? क्या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा? क्योंकि मास तो इलेक्ट्रॉन के पास भी है, मास तो प्रोटॉन के पास भी है। अब इलेक्ट्रॉन के पास मास के साथ साथ चार्ज भी आ चुका है और प्रोटॉन के पास मास के साथ साथ चार्ज भी आ चुका है। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि चार्ज की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन में रिपल्सिव फोर्स होगा, मास की वजह चार्ज की वजह से दोनों प्रोटॉन में रिपल्सिव फोर्स होगा। तो क्या मास की वजह से इन दोनों में कोई फोर्स नहीं होगा? तो जवाब है होगा।
इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में चार्ज की वजह से तो रिपल्सिव फोर्स आया, लेकिन इन दोनों के मास की वजह से इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा भी। दूसरी इसी तरीके से प्रोटॉन प्रोटॉन के बारे में अगर बात करें तो दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा, लेकिन किस फोर्स की वजह से? ड्यू टू मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम में आएगा, एक्शन में आएगा। लेकिन अब सवाल ये है, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि फोर्स, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स मास की वजह से है और वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, दो इलेक्ट्रॉन में फोर्स चार्ज की वजह से है और वो रिपल्सिव इन नेचर है, तो फिर इन दोनों फोर्स में से कौन सा फोर्स ज़्यादा होगा? किस फोर्स का इफेक्ट हम लोगों को दिखेगा? प्रोटॉन प्रोटॉन के बारे में बात करते हैं, दोनों प्रोटॉन के पास मास भी है, दोनों प्रोटॉन के पास चार्ज भी है। मास की वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, चार्ज की वजह से दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो कौन सा फोर्स हम लोगों को दिखेगा? किस फोर्स का इफेक्ट हम लोग ऑब्जर्व करेंगे? कौन सा फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होगा? अब यहाँ पर बात करेंगे और यहाँ पर नोट भी करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, और लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 10 टू द पावर 39 टाइम्स और अराउंड 40 टाइम्स, लगभग 10 टू द पावर 40 टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नियर अबाउट 10 टू द पावर 39 और 10 टू द पावर 40 टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट हम लोगों को ज़्यादा फील होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का इफेक्ट हम लोगों को दिखेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इग्नोर हो जाएगा, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने ये देखा कि चार्ज की वजह से, मतलब हम अब तक हम लोगों ने क्लास 11 में जो कुछ पढ़ा, मास की वजह से जो फोर्स हम लोगों ने पढ़ा वो बहुत ही कमज़ोर फोर्स था, बहुत ही वीक फोर्स था। और चूँकि हम लोगों ने वहाँ ये भी देखा था कि हम लोग इस दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट फील नहीं कर पाते ज़्यादा, क्योंकि वहाँ मैंने बताया था कि दो ऑब्जेक्ट का जो मास हम लोग यूज़ करते हैं वो मास बहुत ही छोटा होता है, और चूंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए वो फोर्स का वैल्यू बहुत बहुत छोटा हो जाता है, जो हम लोग को फील नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दो चार्ज के बीच में जो फोर्स पाया जाएगा वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में बहुत स्ट्रांग होगा। इसी तरह का बहुत सारा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम लोग ब्लैक बोर्ड में चौक से लिखते हैं तो फिर चौक के जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो ब्लैक बोर्ड के साथ चिपक क्यों जाते हैं? हालांकि डस्ट पार्टिकल के ऊपर चौक के जो पार्टिकल्स हैं जिससे हम लोगों ने यूज़ करके बोर्ड में लिखा, उसके पार्टिकल को ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स अपने सेंटर की तरफ तो अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, तो वो नीचे क्यों नहीं गिरता? तो उसका जवाब ये है कि जब हम लोग चौक से बोर्ड पे लिखते हैं तो चौक और बोर्ड के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन में आ जाता है, और चूंकि डस्ट पार्टिकल और अर्थ के बीच में जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वो फोर्स बहुत ही वीक है कंपेयरिंग टू चौक और बोर्ड के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसके कंपेयर में। इसी वजह से क्या होता है कि चौक का डस्ट पार्टिकल बोर्ड के साथ चिपका रह जाता है और वो नीचे नहीं गिरता, जब तक हम लोग उसे फोर्स लगा के रिमूव ना करें तब तक वो वहीं रहता है। तो आई होप के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले इंट्रोडक्शन चार्ज के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आया हो। अब हम लोग यहाँ आगे बात करते हैं और देखते हैं कुछ नई चीज़ों को। अच्छा, टू काइंड्स ऑफ चार्ज, ये हम लोगों ने अभी भी देख लिया कि चार्ज दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले किसने बताया था, तो नाम को याद रखना कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले चार्ज का नाम रखा था। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नाम रखने वाले का नाम याद रखना आप लोगों को। हाँ तो बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कि चार्ज बनता कैसे है। तो जिसका जवाब है, क्या आप लोग मास बना सकते हो? जवाब है नहीं, मास को नहीं बनाया जा सकता। तो जवाब है बिल्कुल इसी तरीके से चार्ज को नहीं बनाया जा सकता। चार्ज को ना ही पैदा किया जा सकता है, ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता। हाँ, ये किया जा सकता है कि चार्ज का इफेक्ट अपीयर किया जा सकता है। चार्ज किसी बॉडी में अगर है तो वो है उसके अंदर, हम लोग को नहीं दिख रहा या उसका इफेक्ट फील नहीं हो रहा, वो अलग बात है। हर एक ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है,
अब उसके चार्ज का इफेक्ट को हम लोगों को जाहिर करना है, चार्ज को अपीयर कराना है, चार्ज को देखना है, तो उसके लिए अलग प्रोसेस है। लेकिन अगर कोई कहे कि चार्ज को बनाया जा सकता है या डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से हम लोग मास को ना बना सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसी तरीके से चार्ज को भी ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, चार्ज का इफेक्ट, चार्ज को लाया जा सकता है किसी भी बॉडी से के उसके अंदर से उसके बाहर, उसके सरफेस पे या उसके अंदर चार्ज का इफेक्ट शो कराया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। अब इसके लिए 3 तरह का मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, रब करके, कंडक्शन के जरिया और इंडक्शन के जरिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि रब करके किस तरीके से हम लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज को ला सकते हैं, चार्ज का इफेक्ट देख सकते हैं, चार्ज का इफेक्ट फील कर सकते हैं बाय रबिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम लोग किसी दो इंसुलेटर, यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि हम लोग क्या यूज करेंगे, दो इंसुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, यहाँ पे कंडक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डाइलेक्ट्रिक से भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ दो इंसुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। इंसुलेटर क्या होता है, विच आर बैड कंडक्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब उन दोनों को हम लोग रब करेंगे एक साथ, तो फिर क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट से, एक बॉडी से क्या होगा, एनर्जी इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी में, दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं ये एक सरफेस है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कुछ, ठीक है, और ये दूसरा सरफेस ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये ठीक है, ये दूसरा सरफेस है। और जब इन दोनों सरफेस को हम लोग रब करते हैं एक साथ, जब भी इन दोनों को एक साथ रब किया जाएगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर इस तरीके से अगर इन दोनों को हम लोग रब करेंगे तो सरफेस में क्या होगा कि हम लोगों को कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। सरफेस में नहीं, जब भी रब करेंगे एक दूसरे को, तो हम लोगों को कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। क्यों भाई, एनर्जी क्यों देंगे, तो इसकी वो पीछे वजह ये है कि जब हम लोग रब करेंगे तो हम लोगों को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि दो सरफेस एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेगा, तो उसके फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम लोगों को एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब जो एनर्जी हम लोग देंगे, उस एनर्जी का इस्तेमाल होगा इन दोनों सरफेस में, इन दोनों बॉडी में। और फिर उसका नतीजा क्या होगा कि एक सरफेस से, मान लेते हैं सरफेस बॉडी ए है और दूसरा बॉडी बी है, तो इस बॉडी ए के सरफेस से इलेक्ट्रॉन जंप लेकर दूसरे बॉडी के सरफेस में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी सब यूज हुआ, कहाँ से, जो एनर्जी हम लोगों ने सप्लाई किया वो एनर्जी का इस्तेमाल हुआ यहाँ पर। तो इसीलिए रब करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को, और उसके नतीजा क्या होगा कि उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक सरफेस से दूसरे सरफेस में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ टू ओवरकम फ्रिक्शन बिटवीन देम, दिस एनर्जी इज यूज्ड इन रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस एंड ट्रांसफरिंग देम टू अदर। एक से एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है दूसरे में, और ऐसा करने के लिए हम लोगों को एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा या एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस तरीके से रब करने के बाद दो अलग अलग सरफेस में, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट में चार्ज पैदा होता है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बॉडी ए से, सरफेस सब्सटेंस ए से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। और चूंकि बॉडी ए ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया, यहाँ पर चार्ज को हम लोगों ने बनाया नहीं, बल्कि चार्ज पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया। ऐसा कर लेने से हम लोगों को क्या हुआ, जो बॉडी ए हम लोगों को दिखेगा वो एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, और बॉडी बी जो दिखेगा वो नेगेटिव चार्ज दिखेगा। मतलब कुछ इस तरीके का हो जाएगा अब कि इसमें, इसके सरफेस में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बॉडी ए में, और बॉडी बी जो होगा वो नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा। तो क्या हम लोगों ने चार्ज पैदा किया, क्या हम लोगों ने चार्ज बनाया, किसी चीज़ का इस्तेमाल किया हम लोगों ने चार्ज बनाने के लिए, कोई खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट लाया गया या कुछ केमिकल वगैरह रिएक्शन वगैरह करा के नया चीज़ बनाया गया एक चार्ज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया गया। सिंपल क्या किया गया, सिंपल दो सरफेस को, दो बॉडी को हम लोगों ने रब किया, रब करने से एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हो गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दोनों में चार्ज हम लोगों को दिखने लगा। पहले वो लोग छुपा हुआ था चार्ज, अब चार्ज हम लोगों को दिखने लगा। ये प्रोसेस होता है रब करना, रबिंग के जरिए। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं, कुछ इमेज वगैरह, जिससे हम लोगों को समझ में आएगा और अच्छे से। जैसे अगर बात करें,
पिक्चर के बारे में बात करें कि जब हम लोग बलून को अपने सर के बालों से रब करते हैं तो फिर क्या होता है, रबिंग की वजह से हम लोग एनर्जी सब रब करते वक्त हम लोग एनर्जी सप्लाई करते हैं। अगर इस तरीके से रब करेंगे तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हम लोगों के सर के बालों से बलून में ट्रांसफर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम लोगों के सर के बालों में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बलून के सरफेस में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, अगर ये पिक्चर देख लेते हैं कि अगर हम लोग कंघी के जरिए अपने सर के बालों को ठीक करते हैं, अपने सर के बालों में कंघी का अगर इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स आता है उसे और हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो नतीजा क्या होता है कि सर के बालों में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और कंघी में नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों यहाँ पर एक और ख़ास बात गौर करने की है कि जब हम लोग कंघी का इस्तेमाल करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स एक्शन में आता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो भी किस तरह का अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो हम लोग जानते हैं कि ये पॉजिटिव के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि किस तरीके से इस बच्ची के सर के बालों में एक रिपल्सिव फोर्स की वजह से बाल एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप कि ये कंसेप्ट समझ में आया हो कि किस तरीके से रब करके हम लोग चार्ज पैदा कर सकते हैं सरफेस में, बॉडी में। What role does electrostatics play in Xerox copying machine? अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और ये हम लोगों के प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ होता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ज़ेरॉक्स हम लोगों के लिए एक ज़रूरत बन चुका है। लेकिन ये ज़ेरॉक्स मशीन भी जो काम करता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। अब किस तरीके से ये काम करता है इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग दो डायग्राम ले लेते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि सबसे पहले जब हम लोग जिस पेज का ज़ेरॉक्स कराते हैं तो सबसे पहले उसका हम लोग क्या करते हैं, स्कैन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि इस शख्स ने, इस इंसान ने सबसे पहले हम लोगों की कॉपी को, हम जो ज़ेरॉक्स हम लोगों को करवाना है उसका स्कैन करता है। अब वो जो स्कैन करने के बाद जो इमेज होता है उस इमेज का, उसका एक इमेज पेपर में बनता है जो ज़ेरॉक्स होकर निकलेगा। हम लोग जानते हैं कि ये हम लोगों का एक ओरिजिनल कॉपी है। इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ या जो इमेज वगैरह है, जो कुछ भी है, उसको वही ज़ेरॉक्स मशीन के हेल्प से वो स्कैन करता है और स्कैन करने के बाद इसका इमेज उस पेपर में बनाता है जो ज़ेरॉक्स होने के बाद निकलेगा। और उसमें, उस पेपर में जो इमेज बनता है वो पॉजिटिवली चार्ज इमेज बन जाता है। उसके बाद क्या होता है उसे हम लोग आगे समझते हैं। उसके बाद ये होता है कि इस मशीन के अंदरूनी पार्ट पे, अगर इंटरनल पार्ट पे हम लोग गौर करें तो हम लोगों को कुछ और भी देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर गौर करते हैं तो ये वो हिस्सा है जहाँ पर पेपर नीचे की तरफ रखा रहता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक ही बॉक्स की तरह रहता है जहाँ पर पेपर रखा रहता है और वो पेपर पे चूंकि इमेज, पहले पेपर जो अंदर जाता है उसमें क्या होता है कि इमेज बन चुका है पॉजिटिवली चार्ज, और जिस इंक का इस्तेमाल किया जाता है उस इंक की जो पार्टिकल होते हैं उसे हम लोग कहते हैं टोनर, TONER। और ये टोनर जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है और ये नेगेटिवली चार्ज टोनर जो होता है, यहाँ पर दिख रहा है हम लोगों को टोनर, ये इस ड्रम के जरिए अट्रैक्ट होता है और उसके साथ चिपक के फिर जब ये पेपर यहाँ से ऐसे आता है तो फिर इस टोनर और पेपर के पॉजिटिव इमेज, टोनर नेगेटिव चार्ज और पेपर में पॉजिटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जहां जहां पर पॉजिटिवली चार्ज का इमेज बन चुका था वो सारा इमेज पॉजिटिव चार्ज टोनर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और चूंकि टोनर एक इंक है तो वो जाकर उसमें चिपकता है और वो पेपर के साथ एक हूबहू इमेज, वही इमेज तैयार करता है जो हम लोगों ने ज़ेरॉक्स करने वाले को दिया था। इस तरीके से हम लोगों का ज़ेरॉक्स मशीन ऑपरेट करता है और ज़ेरॉक्स मशीन काम करता है। तो ये भी क्या हुआ, एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन हुआ, बहुत ही अच्छा यूज़ हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इससे हम लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक काफ़ी बड़ा फोर्स एक्शन में आता है। और चूंकि अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये इतना स्ट्रांग फोर्स है कि फिर कुछ देर के बाद वो पेपर में इस तरीके से चिपक जाता है कि फिर उसे रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, एक स्ट्रांग फोर्स बन जाता है वो। तो बच्चों मेरे ख्याल से आज हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ भी मैंने आप लोगों को समझाया, वो सारी बातें आप लोगों को ठीक ठीक समझ में आई हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे बड़ा रोल या पूरा का पूरा रोल हम कहें तो चार्ज का ही है।
फिर मैंने बताया कि चार्ज क्या होता है। तो आई होप कि ये सारी बातें और चार्ज का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, अट्रैक्शन, रिपल्सन और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो कुछ भी मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया। इसके अलावा और भी बहुत कुछ बातें हैं जो हम लोग आहिस्ता-आहिस्ता करने वाले हैं, जिसके बारे में हम लोग बातें नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।